कहानी की शुरुआत में हमें एक चलता हुआ टीवी दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत शहर में मौजूद सीक्रेट किलर के बारे में बता रही थी, क्योंकि वो रात होते ही अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारता जा रहा था। और उसका सबसे बड़ा काम ही लोगों की आंखें निकालना था, जिसकी वजह से वो एक विक्टिम को भी न्यूज पर ले आती है ताकि लोगों को इस खबर पर यकीन हो सके। जिसका चेहरा तो बहुत ज्यादा ड्रामा लग रहा था और वो अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में भी बता देती है, जिससे अब वो किलर भी रूम में ठहरा सुन रहा था। और वो इस सब की वजह से गुस्से में आते ही टीवी भी तोड़ देता है, क्योंकि उसे इस बार भी किसी को मारने के लिए जाना था, जिसके लिए दोबारा से चेयर पर बैठते ही अपना मेकअप करने के साथ साथ हथियार भी उठाने लगता है, जो कि पूरी तरह से एक जोकर लग रहा था। अब इस सब के बाद हमारा सीन एनो नाम की उसी रिपोर्टर पर शिफ्ट होता है, जो टीवी पर इस किलर के बारे में बता रही थी। और वो ये सारा कुछ फोन पर अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर कर रही थी, ताकि पुलिस वाले बहुत ही जल्द इस किलर को ढूंढ सकें, क्योंकि ये जोकर बहुत ही बेरहमी के साथ लोगों को मारता जा रहा था। और इसी के साथ बातों के दौरान एना को वहीं पर किसी की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाते हैं तो अब वही औरत सामने आते ही एना पर भी हमला कर देते हैं, क्योंकि ये वही औरत थी जिसने कुछ टाइम पहले एना को इंटरव्यू दिया था, जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और खुद भी उसी किलर की तरह एना की आंखें निकाल देती है। जिसके बाद हमारा सीन दो फ्रेंड्स डॉन और टेरा पर शिफ्ट होता है, जो दोनों ही पब से वापस आने के बाद नशे में धुतते हैं। और ऊपर से डॉन खुद ही गाड़ी चलाने के लिए कह रही थी, जिसका सुनते टेरा तो बुरा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में डॉन को गाड़ी नहीं चलाने दे रही थी। जिन्हें अब वहीं पर ही अपने सामने आर्ट दिखाई देता है, जो सामान लेकर किसी को मारने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो रात टाइम में लोगों का शिकार करता था। जिसके साथ डॉन कुछ बातें करते ही ये कैफे में पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत लगी हुई थी। जिनके पीछे पीछे अब आर्ट भी वहीं पर पहुंच चुका था, जो देखे टेरा तो बहुत डर जाती है, क्योंकि वो उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बारे में वो डॉन को भी बता देती है। लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से आर्ट के करीब जाते ही अपनी पिक्चर बनाने लगती है। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि वो इस पूरी कहानी में बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जिससे अब वहीं पर एक आदमी आते ही वापस जाने का कहता है, क्योंकि वो खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहा था। जब कुछ टाइम गुजरते टेरा के सामने आता ही उसे एक रिंग पहना देता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से कैफे वाला आर्ट को भी पकड़ कर बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी टेरा अब तक उसके बारे में सोच रही थी। जो दोनों एक साथ पिज्जा खाते ही शॉप से बाहर निकल कर वापस जाने लगती है, जहाँ पर अब इनके लिए एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि किसी ने इनकी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया था। जिसकी वजह से टेरा डॉन का फोन लेते ही अपनी बहन को पिक करने के लिए आने का कहती है, जो पहले तो उसे मना करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच अपने फ्रेंड्स को आता देखते बात मान जाती है। जिसका सुनते टेरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक साथ ही गाड़ी में बैठे विक्टोरिया का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो आने में बहुत ही ज्यादा देर लगा रही थी और ऊपर से टेरा को भी बाथरूम जाना था, जिसकी वजह से डॉन को गाड़ी में छोड़ते अपने सामने घर में पहुंच जाती है। वो उस आदमी से भी अंदर जाने के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो ये सुनते ही उसे मना कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक काम करने वाला था, जिसे किसी तरह टेरा बात मनाते ही अंदर ले जाते हैं, क्योंकि रात के इस टाइम उन्हें देखने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। और ऊपर से वो आदमी भी टेरा को अकेले वापस जाने का कहता है, क्योंकि अब वो बाहर जाने का रास्ता भी जान चुकी थी। जिसकी वजह से माइक उसे वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन टेरा को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में मौजूद एक भी टॉयलेट साफ नहीं था, जिनके अंदर वो किसी तरह फ्रेश होता ही आखिरकार बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर अब डॉन गाड़ी में न्यूज सुनते ही बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अब वो खुद भी जान चुकी थी कि शहर में मौजूद सभी लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्ट है, जिसके साथ उसने हाल ही में पिक्चर बनाई थी। और ऊपर से वो खुद भी डॉन के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे वो विक्टोरिया समझकर जो ही देखने लगते हैं तो आर्ट उसे भी मार कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि अब टेरा खुद भी बस से बाहर आ चुकी थी। इसे वहीं पर किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बिना डरे ही उसे देखने के लिए गैराज के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे अब पीछे देखने के बाद एक औरत सामने आते ही बहुत डरा देती है, जिसने अपने हाथों में एक बेबी डॉल रखी थी और वो उसे ही अपना बच्चा समझ रही थी, क्योंकि मिली के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। जिससे टेरा किसी तरह अपनी जान छुड़ाते ही आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वो खुद भी कुछ डरी हुई थी, जो इस बार दोबारा से अपने सामने किलर को देखते ही वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो टेरा को ही मारने वाला था। जिससे बचने के लिए वो खुद भी किसी तरह आगे जाते ही गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि आर्ट एक बहुत ही ज्यादा मक्कार आदमी था, जो आखिर में टेरा को गाड़ी के पीछे छुपा हुआ देखते ही उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने अपने हाथों में एक रॉड उठा रखा था, जिसके लगने से टेरा का पाँव भी बहुत जख्मी हो जाता है। लेकिन वो फिर भी किसी तरह खुद को छुड़ाने के लिए आर्ट को एक चाकू मारकर भाग जाती है, लेकिन उसने बाहर जाने के सभी डोर भी लॉक कर रखे थे, जिसकी वजह से अब टेरा वहीं पर ही छुप जाता है, क्योंकि आर्ट उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। जो अब अपने जख्म को देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं। जिस सब के बारे में वापस आते वक्त विक्टोरिया भी सुन रही थी, क्योंकि इस किलर के बारे में सभी लोगों को पता चलता जा रहा था, जिससे बचने के लिए टेरा भी बाहर जाने का डोर ओपन करने लगती है, लेकिन लॉक होने की वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और ऊपर से वो माइक के सामने भी पहुंच जाती है, लेकिन वो सॉन्ग सुनने के चक्कर में टेरा की आवाज भी नहीं सुन पाता, जिसको बुलाने के चक्कर में आर्ट भी वहीं पर आकर टेरा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जो होश में आने के बाद
बाद अब उसे अपने सामने देखते ही बुधा डर जाते हैं, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है, जिसे आर्ट ने चेयर के साथ बांध रखा था। और वो इस सब के अलावा टेरा के सामने हथियार लाकर भी डराने लगता है, क्योंकि उसे इंसानों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता था। जो इसी बीच अब उसे और भी ज्यादा डराने के लिए सामने जाते जो ही कपड़ा उठाता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डान उल्टी लटकी हुई थी, जिससे मालूम हो जाता है कि आर्ट ने उसे भी मारने की बजाय पकड़ लिया था, जो कि बहुत ही बुरी तरह लटकी हुई थी। और आर्ट उसे भी टॉर्चर करने के लिए गाड़ी लेते कार्ड का 2 टुकड़े कर देता है, जिससे टेरा तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इस सब के अलावा खुद को भी किसी तरह छुड़ाकर आजाद कर लेती है। और वो इसी बीच आर्ट को भी एक लकड़ी के साथ मार कर नीचे गिराकर चाकू मार देती है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ना टेरा की सबसे बड़ी गलती थी, जो अब रूम से बाहर जाते ही आगे जाने लगती है। लेकिन बाहर जाने का कोई भी डोर खुला हुआ नहीं था, जिसकी वजह से वहीं पर आर्ट के सामने आते मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। लेकिन अब वो खुद को हारता हुआ देखते ही गन निकाल कर टेरा को शूट कर देता है। और वो इस सब के अलावा टेरा के चेहरे पर भी एक गोली मारता है, जिसके लगने से वो फिर भी जिंदा रहती है। लेकिन अब आर्ट की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी, जिन्हें वो लेने के लिए जो ही रूम में जाता है तो इसी बीच उसे डॉन के फोन पर विक्टोरिया का मैसेज भी मिल जाता है, जो अब घर से बाहर उसका इंतजार कर रही थी, जिसे वो पीछे के डोर से अंदर आने का कहते ही टेरा को भी मार देता है, क्योंकि अब उसके लिए एक और शिकार भी तैयार था, जिसे टेरा को मारता हुआ देखते मिली भी देख लेती है। लेकिन आर्ट उसे कुछ भी नहीं कहता, जो इस सब के बारे में आगे जाते माइक को भी बता देते, लेकिन उसे मिली की एक बात भी समझ नहीं आ रही थी और वो ये सारा कुछ एक मजाक समझ रहा था, जिसकी वजह से मिली को वहीं पर धक्का देते जो ही बाहर जाने लगता है तो इसी बीच अब आर्ट उसके सामने आते माइक को भी मार देता है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि आर्ट अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से मिली की डाल उठाते ही उसके साथ बातें करने लगता है, जो देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरी बेटी को मार देगा, जिसकी वजह से अब आर्ट के करीब जाते ही माँ बनकर प्यार देने लगती है और वो भी उसकी बातें सुनकर गले लग जाता है। लेकिन उसकी डिक्शनरी में भी रहम नाम का लफ्ज नहीं था, जिसकी वजह से मिली को भी वहीं पर मार देता है, क्योंकि अब विक्टोरिया भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो ही आगे होकर एक रूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर डॉन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा हुआ है। लेकिन फिर भी अंदर से किसी की आवाज सुनकर रुक जाती है, क्योंकि वो अब भी अपनी बहन के साथ मिलना चाहते थे, जिसकी वजह से जो ही नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर एक लड़के की बॉडी दिखाई देती है, जो कि अधमरी हालत में थी, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट खुद ही था, जिसने मिली को मारकर उसकी स्किन पहन रखी थी। और वो इस सब के अलावा विक्टोरिया को मारने के लिए उसके भी पीछे लग जाता है, जो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर ही किसी अलमारी के अंदर छुप जाती है, जहाँ पर अब अंदर जाते किलर भी उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में विक्टोरिया को मारना चाहता था, जिसे इसी बीच ही वहीं पर अब एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ सामान देने के लिए आया हुआ था, जो बाहर का डोर लॉक होने पर गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी किसी तरह नीचे शीट उठाते ही की ढूंढ लेता है। लेकिन उसके साथ भी विक्टोरिया की तरह सेम हालत है, जिसे किसी आदमी के अलावा वहाँ पर खून का निशानात दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो इसी बीच अब वहीं पर आर्ट आते ही उससे भी चाकू के साथ मार देता है, और इस बार तो वो आदमी का गला ही उतार देता है, जिसे विक्टोरिया देखते ही बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अब उसे भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके पीछे अब आर्ट आते उसे भी पकड़ कर मारने लगता है। लेकिन विक्टोरिया भी किसी तरह से एक लोहे का रॉड उठाते आर्ट को मारते ही वहां से भाग जाती है, जिसके पीछे अब भी आर्ट लगा हुआ था, और वो आगे जाकर जो ही अपनी बहन की बॉडी देखकर रोने लगते तो इसी बीच अब किलर उसे भी एक वायर के साथ मारने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो रही थी। लेकिन इसी बीच वहीं पर माइक आते आर्ट को मारने के बाद विक्टोरिया को अपने साथ लेकर एक और रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि वो अब तक भी जिंदा था, जहाँ पर वो पुलिस को भी इस सब के बारे में बता देता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों आगे जाते ही दरवाजा खोलने लगते हैं, जिनमें से आर्ट आते माइक को तो मार ही देता है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे निकल जाती है। वो इस सब के बाद जो ही खुद को सेफ महसूस करने लगती है तो इसी बीच ही वहीं पर अब आर्ट एक गाड़ी चलाते विक्टोरिया को मार देता है। लेकिन इतने में वहीं पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि आर्ट उस वक्त विक्टोरिया का मीट खा रहा था, जिन्हें देखकर अब आर्ट खुद को भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी उसकी बॉडी को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो ही आर्ट की बॉडी चेक करने लगता है तो इसी बीच लाइट ऑन ऑफ होने पर आर्ट जागते उसे भी पकड़कर मार देता है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि आर्ट के पास कुछ नेचुरल पावर थी, जिनकी मदद से वो कभी भी नहीं मार सकता। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे आर्ट में जोकर मारते ही मिरर देखने लगता है, क्योंकि वो एक पूरी तरह से साइको किलर था, जिसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, और ऊपर से उसकी अपनी आंख भी जख्मी होने के साथ साथ सर पर गहरी चोट लगी हुई थी। लेकिन आर्ट पर इन सब को जरा भी असर नहीं होता, और ऊपर से जख्मी आदमी ने भी इसी बीच पुलिस को फोन कर दिया था, जिन्हें वो कुछ बताता कि तब भी आर्ट फोन पकड़ते ही उसे ऑफ कर देता है, क्योंकि ये टाइम भी उसी के मरने का था, जिससे अब आर्ट मरता भी बहुत बेरहमी के साथ है। हालांकि वो तो ऐसे जोक उसकी आंख भी निकाल कर अपनी आंख के अंदर लगा देता है, और सबसे आखिर में तो उससे बुरी तरह मारते ही भेजा निकाल कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब वो कुछ और चीजें एसिड और मेडिकल सामान लेते ही वहां से चला जाता है, क्योंकि अब बारी थी कपड़े साफ करने की।
जो एक शॉप पर आदमी को सोता हुआ देखते ही अंदर जाकर सभी कपड़े उतारते ही मशीन के अंदर डाल देता है। और इसी के साथ हमें भी मालूम होता है कि आर्ट खुद भी एक इंसान है जो था तो पूरी तरह से एक खिलाड़ी है। जिससे अब वहीं पर ही मशीन रुकते अपने पीछे एक और लड़की दिखाई देती है जो पूरी तरह से आर्ट के अपने ही जैसी थी और करीब आने पर दोनों एक साथ ही खेलने लगते हैं। लेकिन वो शॉप वाले के होश में आने के बाद हमें मालूम होता है कि वो लड़की भी आर्ट का वहम है जो जिंदा हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और उसी के साथ अब आर्ट भी पूरी तरह से तैयार होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस सब में शॉप वाले को अपनी ही जान से जाना पड़ता है। जिसके बाद हम अगले ही सीन में एली नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी हैलोवीन पार्टी के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस बना रही थी और वो था भी एक प्रिंसेस का, जिसे एली के फादर ने अपनी ड्रेस से पहले डिजाइन किया था और वो खुद भी उसी में बहुत इंटरेस्टेड थी। जिसे तैयार करते ही वो कैंडल बुझाते अपनी मॉम के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि मॉम ने पहले से ही खाना तैयार कर लिया था। जिसके बाद फौरन ही एली भी अपने भाई के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन वो दोनों ही जोनाथन से बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उसका अपना सूट भी पूरी तरह से आर्ट के जैसा ही था और वो नहीं चाहते थे कि अब आर्ट वापस आए जिसने पिछले साल पूरे 9 लोगों का मर्डर कर दिया था। और इस सब के अलावा मॉम एली को भी सावधान रहने का कहती है, जिसके बारे में जोनाथन खुद भी रूम के अंदर रिसर्च कर रहा था। लेकिन उसे भी पूरे सूट के लिए एक हेड की जरूरत है, जिससे वो लेते ही एली के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे गम लगाकर सेट कर दे, जिसको पूरा करते ही वो खुद भी खुश हो जाता है क्योंकि एली के कॉस्ट्यूम के साथ एक स्वॉर्ड भी थी जिसे वो साथ तो बिल्कुल ही नहीं ले जाने वाले थे। अब रात होने के बाद जब एली सो रही थी तो नींद न आने पर टीवी चलाता ही एक शो देखने लगती है जो कि बहुत ही प्यारा था। और एली भी इसी बीच नींद की हालत में आते उसी शो के अंदर ख्वाब में पहुंच जाती है जहाँ पर सभी के सभी बहुत ही खुश थे। और एली भी उस जगह पर पहुंचकर बहुत डरी हुई थी जिसके सामने वहीं पर बच्चा आर्ट क्रिस्पीज खा रहा था जिसके अंदर कुछ इंसेक्ट के साथ साथ ब्लेड्स और मीट भी शामिल था। जिसे देखने के चक्कर में वो खुद भी इन सभी के सामने अपनी ट्राईसाइकिल पर पहुंच जाता है। वो इसी वक्त सभी को एक एक करते गिफ्ट भी देता जा रहा था जो कि एक बहुत ही जबरदस्त सीन था क्योंकि एली की बारी पर आर्ट उसे बिल्कुल ही फ्रेश दिख रहता है जिसे देखते ही वो खुद भी बुरा डर जाते हैं क्योंकि उसका शेप भी बहुत डरावना था। जिसके बाद आर्ट भी गन लेते वहीं पर सभी को एक साथ मार देता है जिसमें बचने वाली भी एली खुद थी और वो तो म्यूजिक वाली लड़की को जिंदा आग तक भी लगा देता है। जिसे देखते ही एली भी जागने के बाद हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अपने रूम में भी आग लग चुकी थी। जिसे देखते हैं मॉम भी रूम में एंटर होते आग बुझा देते लेकिन वो एली पर बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि उसने रात सोते हुए कैंडल जला कर रखी थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि एली ने सोने से पहले सारी कैंडल बुझा दी थी और ऊपर से एली के बनाए हुए विंग्स भी जल चुके थे जिन्हें देखकर वो थी तो बहुत ही गुस्से में क्योंकि आग ने स्वॉर्ड पर बिल्कुल भी असर नहीं किया था जो थी भी पहली तरह बिल्कुल नहीं। जिसके अगले ही सीन में हम दोबारा से आर्ट को देखते हैं जो इस बार भी हेलोवीन में लोगों को मारने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक हथियार बना रहा था जिसके साथ वही इनविजिबल लड़की भी बैठी हुई थी और वो मोनिका का शो देख रही थी। जिसे सुनने के बाद आर्ट ने टीवी को ही टांग मार कर तोड़ दिया था और ऊपर से जोनाथन को भी स्कूल के बाद अपने दोस्त एक मैस्कॉट मरा हुआ दिखाते हैं जिसे देखने के लिए वो एक लड़की को भी अपने पास बुलाते हैं लेकिन वो डर के मारे वहां से ही भाग जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ उसे डराने के लिए था। जिन्हें टीचर देखते ही वहीं पर गुस्सा भी होने लगते हैं क्योंकि वो थे इतने शरारती। और ऊपर से जब जोनाथन हाल में पानी पी रहा था तो उसे वहीं पर ही अपने सामने आर्ट और लड़की एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं जिनके हाथों में वही मैस्कॉट था जिसे इन दोस्तों ने बाहर देखा था और वो उसी वक्त जोनाथन को भी देख लेते हैं जो अपने पास मैस्कॉट को देखते ही डर के मारे वहां से भाग जाता है। ऊपर से एली खुद भी अपने दोस्तों के साथ हेलोवीन की तैयारी में थी जो अब एक साथ ही बैठे वहीं पर बातें करने लगते हैं क्योंकि ब्रूक पहले से ही आर्ट के बारे में जानते थे जिसकी मालूमात सुनाते हैं एली खुद भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो लोगों को मारता ही इतनी बेरहमी के साथ था जिसके बारे में वो खुद भी सुनने के बाद अपने घर की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर मॉम ने जोनाथन पर आज रात बाहर देने के लिए पाबंदी लगा रखी थी और एली खुद भी एक शॉप पर जाते विग्स खरीद लेती है ताकि वो भी इस हेलोवीन को एंजॉय कर सके। जिसके साथ आर्ट भी वहीं पहुंच चुका था लेकिन एवा उसे एक जोक समझती है क्योंकि वो जानते थे कि आज की रात बहुत से लोग इस लिबास में होंगे। लेकिन एली अपने सामने देखकर डर जाती है क्योंकि उसने भी रात को इसे ख्वाब के अंदर देखा था और जल्दी से काउंटर पर जाते ही पैसे देने लगते हैं लेकिन उसका पर्स भी साथ में नहीं था जिससे अब वहीं पर आर्ट लेते ही टेबल पर रख देता है जिससे मालूम हो जाता है कि वो अब एली को मारने वाला है जो खुद भी अब पागलों की तरह चश्मे चेक कर रहा था। जिसे देखते ही अब वो खुद भी बड़ी तेजी के साथ शॉप से बाहर चली जाती है क्योंकि अब मरने की बारिश शॉप वाले की थी। जिसके लिए अब आर्ट शॉप को क्लोज करते ही अंदर जाने के बाद उसके सामने अपने सभी हथियार डाल देता है जिनमें से अब वो एक बोतल को तो उसी वक्त ही आदमी के सर पर मारता ही और भी ज्यादा जख्मी कर देता है और आखिर में तो उसका पूरा सर काट कर ही अपने साथ ले जाता है जिसके बारे में एली ने भी एमा को बता दिया था लेकिन उसे इन सभी चीजों पर ज्यादा यकीन नहीं था। जिसके बाद घर आते ही जोनाथन भी एली को अपने डैड की लिखी हुई
बुक दिखाता है जो सारी की सारी आर्ट के ऊपर ही थी, जिसके हाथों से मरने वाले लोगों की पिक्चर भी उसी के अंदर मौजूद थे। और ये भी कि आर्ट को हेलोवीन की रात विंग्स वाली प्रिंसेस ही मार सकती है, जिसके बारे में उनकी मॉम तो सुनते ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने झूठ बोल रखा था कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ है, जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें भी आर्ट नहीं मार दिया था। और इस सब के अलावा जोनाथन एली को भी आज घर से बाहर जाने के लिए मना करता है, जो उसकी बात तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। अपनी मॉम के पास जाकर बातें भी करने लगती है, क्योंकि अब हेलोवीन के लिए भी बहुत से बच्चे आ रहे थे जिन्हें एली की फ्रेंड एमा कैंडीज देती जा रही थी। और इस बार तो उसके सामने आर्ट ही आ जाता है, जिसे देखे वो पहले तो खुद भी हैरान हो जाती है, लेकिन आखिर में उसे जाने का कहते ही घाट के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो था इतना डरावना जिसे दोबारा डोर ना करता। वो देखते ही एमा भी कैंडीज देकर भेज देती है और वो खुद भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बारे में एमा एली को बताने के लिए फोन भी करती है, लेकिन वो टर्न नहीं कर पाती, क्योंकि वो पहले से न्यूज पर लोगों की डेथ के बारे में सुनते डरी हुई थी। लेकिन हेलोवीन पर भी जाना ही था, जिसके लिए नहा धोकर अपना बनाया हुआ कॉस्ट्यूम पहनते ही तैयार हो जाती है, जो कि पूरी तरह से हॉट लग रही थी। और मॉम खुद भी उसे पार्टी में जाने के लिए मना करती है कि वो इस हालत में तो बिल्कुल ही ना जाए। और वहीं दूसरी तरफ अब एमा को भी घर के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जूही नीचे जाती है तो वहाँ पर उनके घर में भी बाढ़ पहुंच चुका था, जो भी सही मारने वाला था, क्योंकि अब टाइम था उसकी करीबी किलिंग का, जो एमा के साथ तो करता भी बहुत ही बुरा सलूक है, जिसके बारे में उसकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जिसे घर में वापस आने के बाद कुछ तो बुरा हुआ है मालूम हो ही जाता है। लेकिन अपनी बेटी के बॉडी पार्ट्स आर्ट को खाता हुआ देखते ही बुरा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ अब एली भी अपने दोस्त ब्रूक के साथ पार्टी में पहुंच चुके थे, जहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी मस्ती में थे। और अब तो वहीं पर ब्रूक का अपना बॉयफ्रेंड भी पहुंच चुका था, जिसके साथ मिलकर दोनों भी बहुत हैप्पी थी, क्योंकि उसका अंदाज इतना अच्छा था, जिन्हें वो अपने साथ लेते या फिर नाश भी करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्ट भी खुद सभी बच्चों को एमा के सर के अंदर कैंडीज देकर हैरान कर देता है, जिसे वो सिर्फ मजाक ही समझ रहे थे। और ऊपर से घर में जोनाथन की भी अपनी मॉम के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसे आखिर में तो मॉम एक थप्पड़ भी मार देते, क्योंकि उन्हें डैड की बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो खुद भी आखिरकार घर से बाहर निकलकर भाग जाता है, जो मॉम तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वहीं पर ही एली को फोन करके बता देते हैं, जो उनकी एक बात भी नहीं सुन पाती। और मॉम भी जान चुके थे कि वो नशे में धोता है, जिसकी वजह से नीचे जाते ही और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, जिससे अब वो अकेले ही वहीं पर साफ करने लगते हैं कि अचानक से आर्ट अंदर बैठा हुआ है कि गन शूट से मॉम का सारी उड़ा देता है, जिसके बारे में उसके बच्चे जरा भी नहीं जानते थे कि हमारी मॉम मर चुकी है। लेकिन अब एली को भी पार्टी के अंदर आर्ट के साथ वाली लड़की दिख जाती है, और वो उसे देखते ही बहुत डर भी जाते हैं, क्योंकि आज की रात उसका दिखना वाज़ेह है कि कोई ना कोई मरने वाला है, जिसकी वजह से वो खुद भी अपनी गाड़ी पर बैठे रवाना हो जाते हैं, क्योंकि जोनाथन को भी भागते वक्त अपने सामने एक गाड़ी के अंदर वही लड़की दोबारा से दिखाई देती है, जिससे डरकर वो जो ही घर के अंदर जाता है तो अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, जिससे अब आर्ट खुद भी वहीं पर एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है, जिसके बारे में आर्ट की साथी भी एली को बता देते हैं कि मैं इस जगह पर हूँ, क्योंकि वो जोनाथन से नहीं बल्कि आर्ट की साथी से बात कर रही थी। एली खुद भी उसी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और उसे हर जगह पर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बच्चों को डराने वाले एक शो के अंदर पहुंच चुकी थी, जिससे अब डरावनी फैसेज के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ जब ब्रूक और उसका बॉयफ्रेंड बाहर ठहरे थे, तो उसके साथी को भी अब बाहर पी करते वो तो आर्ट मार देता है, जो देखे ब्रूक तो और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि मरने की बारी अब उसकी थी, जो अपनी तरफ आर्ट को बढ़ता हुआ देखते ही भागकर एली की तरफ अंदर चली जाता है। लेकिन उसकी किस्मत और भी खराब थी, जिसे अब आखिर में आर्ट पकड़ते ही अपने बनाए हुए हथियार के साथ वहीं पर ही एसिड डालते मार देता है, जिसकी आवाज सुनकर अब एली भी वहीं पहुंच चुकी थी, और वो अपनी दोस्त की बॉडी देखकर रोने भी लगती है, क्योंकि आर्ट ने उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था। जब उसके सामने भी आकर मारने लगता है, और वो तो उसे मार मार कर जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है। लेकिन अब एली को भी उसी का अपना बनाया हुआ हथियार मिल चुका था, जिसे वो अपने साथ लेते आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आर्ट जोनाथन को भी बहुत जख्मी कर रहा था, जिससे एली देखते ही वहीं पर आर्ट के ऊपर हमला कर देती है, और आखिर में तो उसके सर के अंदर ही घुसा देते हैं, लेकिन वो मरा फिर भी नहीं था, जो अब तो आखिर में भागते वक्त इनके सामने आता ही हमला कर देता है, जो इस बार तो एली को पकड़ते ही नीचे एक रूम में फेंक देता है, जिसके अंदर एक हेल का द्वार था। एली भी उससे बचकर जो ही बाहर जाने लगते हैं, तो सामने आते ही उसे वहीं पर नीचे गिरा देता है, जो पानी के बने एक बॉक्स के अंदर पहुंच चुकी थी। और दूसरी तरफ आर्ट खुद भी जोनाथन को जिंदा हालत में खा रहा था, जिसे देखते ही देखते अब एली की भी स्वाड के अंदर पावर आने के बाद उसके भी जख्म खत्म हो जाते हैं, जिन्हें वो आखिर में देखते ही खुद को छुड़ाकर बाहर पहुंच जाते हैं। और वो करते भी ऐसा ही है, जब बाहर निकलने के बाद अपनी स्वाड लेते ही उसी के साथ आर्ट पर हमला कर देते हैं, और आखिर में तो उसका सर ही उतार देती है, जिसके साथ वहीं पर आर्ट के साथ ही आते ही सर को लेकर वहां से चली जाती है। और यह दोनों बहन भाई भी सब के बाद एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।